अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का जनरल साइंस उसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है मतलब कि जो गेस्ट पेपर बनता है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों की बुक के जो है वो टोटल चैप्टर कितने हैं। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि आपकी जो बुक के टोटल चैप्टर हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो इनमें से जो पहले 3 है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह फिर 3 और फिर 3 4 पार्ट के अंदर हम आप लोगों की बुक को कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर का नेम है इकोलॉजी। तो देखते हैं इसके अंदर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जी, तो अज़ीज़ तलबा ये आप लोगों की बुक का पहला पेज है। इसके अंदर ये बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है और ख़ास तौर पर डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। इसके बाद ये नेक्स्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल है। ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप एक दफ़ा रीड कर लें। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है, इसको भी आपने सिंपल रीड करना है। लेकिन ये फूड चेन एंड फूड वेब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, फूड चेन को भी और फूड वेब को भी अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। और ये इनकी जो डायग्राम है ये भी आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने इसको ना फ्लो शीट के मुताबिक मतलब ये जैसे ये बनी हुई है तो फ्लो डायग्राम बनानी, ये तस्वीरें साथ नहीं बनानी कि फॉक्स है तो आप लोमड़ बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको ये चार्ट सा बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामिड इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रीडेशन है तो इसके अंदर ये प्रे और प्रीडेटर्स की आपको डेफिनेशन है और प्रीडेटर की खुद की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद कंपटीशन है, ये आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्यों होता है। तो वो 3-4 फैक्टर हैं जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, सनलाइट, इनके लिए होता है, बस ये आपको पता हो। उसके बाद इसके अंदर ही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वो है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद ये सिम्बियोसिस होता है, तो सिम्बियोसिस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉमर्शियलिज्म की डेफिनेशन और म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन, लेकिन साथ साथ एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को पता हो। उसके बाद आगे फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ओवर हंटिंग, तो इसकी आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये कि ओवर हंटिंग क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद माइग्रेशन, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आमतौर पर किस लिए होती है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम चलें तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर मेजर जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग खुद है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनके जो इफ़ेक्ट होते हैं मतलब इनके असरात क्या पड़ते हैं माशरे पर, इन्वायरमेंट पर, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये देखें आपके सामने हेडिंग और ये तस्वीरें बनी हुई हैं, तो ये इफ़ेक्ट इसके दिखाए गए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग को कौन से अनासर जो हैं वो मुतासर कर रहे हैं। तो इनके नेम भी आपको पता होने चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, और भी होंगे नीचे, ये ओवर पॉपुलेशन है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये अलग से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है क्या, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी काज़ेज़ क्या हैं, इसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है। तो ये सारा मतलब टॉपिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये आप डू यू नो देख सकते हैं, छांगा मांगा इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये पंजाब के अंदर ज़िला कसूर में पाया जाता है, ये बात भी पता होनी चाहिए। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये ओवर पॉपुलेशन है, ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लांटेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, ये आप स्किप कर सकते हैं वैसे। उसके बाद अगर देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड करना है और आपको ये पता हो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन और कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज इस वक्त वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंडस रिवर डॉल्फिन है, मालखोर है। तो इस तरह की आपको भी एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, इसी पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई। तो आपने इसको रीड करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपको बनी हुई भी नज़र आ रही है। उसके बाद बाकी जो है ये आपका चैप्टर आई थिंक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आगे फिर जो आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, इसके अंदर ये पहला सवाल है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक हो गया, और बाकी आपने स्किप कर देना। बाकी असल में जो है वो मैं आपको अंदर से बता कर आ चुका हूँ। तो बस पहला और दूसरा सवाल आपने एक्सरसाइज से करना है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ।
जी तो अजीज तलबा चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की बुक का। अगर आज से हम 4-5 साल पीछे चले जाएं तो 8वीं क्लास की जो बुक होती थी साइंस की, उसका पहला सबक ही यही होता था। ठीक है, अब ये दूसरा सबक है क्योंकि बुक नहीं आई है, लेकिन पहले ये पहला ही होता था। तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद ये न्यूरॉन और नर्व सेल की डेफिनेशन, नर्व इम्पल्सेस की डेफिनेशन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है ना, ये आपको बनाना भी आना चाहिए और ये आपको लेबल करना भी आना चाहिए। बाद का तो वो ये स्ट्रक्चर दे के इसको लेबल करने का पूछ लेता है, और बाद का तो वो कहता है जी स्ट्रक्चर भी आप खुद ही बनाएं और इसको लेबल भी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। उसके बाद इसकी सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, मतलब ये आपको लॉन्ग में, शॉर्ट में, किसी तरह से भी आ सकता है। तो न्यूरॉन, नर्व सेल को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्व, तो नर्व की डेफिनेशन आपको पता हो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक हो गया, इंटर न्यूरॉन। तो इनमें से किसी दो का फ़र्क, किसी एक के बारे में वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल के साथ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, 150 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्लो इतनी है, फास्ट इतनी है, इम्पल्सिव की स्पीड। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उसके बाद बाकी ये आप स्किप कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है। ठीक हो गया, तो आप देखें ये मिनी एक्सरसाइज के अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और नर्व सेल एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स। और यही मैं आपको ऊपर बता कर भी आया हूँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। तो अब आगे आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अंदर ये ब्रेन आता है। तो ब्रेन के अंदर 4 ब्रेन, उसके अंदर आगे उसके मजीद 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनके फंक्शन होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मिड ब्रेन होता है, इसके बारे में पता हो। हाइंड ब्रेन और उसके तीनों जो पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मिडुला ऑब्लोंगेटा, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो डू यू नो है, ये आपके लिए एमसीक्यू है कि ब्रेन ऑफ एन अडल्ट, उसका वजन 1.5 किलोग्राम और उसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन जो होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक हो गया, लिखा हुआ भी थोड़ा सही है। उसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के अंदर डिफरेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो दिमाग से नर्व निकले वो क्रेनियल होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स राइज होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। जो दिमाग से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, वो 12 पेयर होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो 31 पेयर होते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो आप लोगों का चैप्टर जो है एक्शन कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, इसके अंदर वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन। इस चैप्टर का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट बन सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, 4 नंबर का भी, 2 नंबर का भी। अगर एक पूछेगा तो 2 नंबर का, दोनों पूछेगा तो 4 नंबर का देगा। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में फ़र्क, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, रिफ्लेक्स आर्क की आपने डेफिनेशन करनी है बस। तो नीचे आप देख सकते हैं ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो आगे फिर ये सवाल नंबर 1 है, इसके आपने एमसीक्यू कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 के अंदर सिर्फ शॉर्ट आंसर है, ये आपने करने हैं। ठीक है, और इसको आपने लेबल करना है। देखें इधर एक्सरसाइज में भी यही दिया हुआ है, तो ये मैं आपको शुरू में बता कर आया हूँ। तो इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो अजीज तलबा चैप्टर नंबर 3 का नेम है वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। ठीक हो गया, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हेरिडिटी है। ठीक है, तो हेरिडिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जीन्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जीन्स और जेनेटिक्स ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं, वो ब्रांच और वो उसके अंदर जो चीज़ पढ़ी जाती है वही है। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन की आपको डेफिनेशन पता हो। ठीक हो गया, म्यूटेशन की डेफिनेशन, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद अडेप्टेशन आप स्किप कर सकते हैं। बेसिस ऑफ हेरिडिटी के अंदर जीन्स आ जाता है, ये आपको पता हो। क्रोमोसोम के बारे में पता हो, क्रोमैटिड्स के बारे में पता हो, तो ये सारी चीज़ें पता हो। सेंट्रोमेयर क्या होता है इस बारे में पता हो। मतलब ये सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से एमसीक्यूज भी बनते हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। सिर्फ यही देखें आप, ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके नाम लिखें, ये आपको अच्छा खासा सवाल बन सकता है। फिर आप उससे वो पूछ सकता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल की ये डायग्राम बनाएं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन अलग से पूछ सकता है। तो मतलब ये आपको 10 नंबर का यही सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन है, तो सेल डिवीजन के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए, साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस होती है। तो ये दोनों बातों में आपको
फ़र्क पता होना चाहिए। साइटोकिनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है, और कैरियोकिनेसिस क्या होती है, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीज़न भी कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइटोसिस, तो माइटोसिस की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद मियोसिस, मियोसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद इनके अंदर डिफरेंस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपके सामने 3-3 लिखे हुए हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये 6 नंबर का आपको आ सकता है, और वो 4 पूछकर 4 नंबर का भी दे सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए। बाकी ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है, और इसकी जो एक्सरसाइज़ है, ये सवाल नंबर 1 आपने एमसीक्यूज़ में कर लेना है, और उसके बाद सवाल नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर कर लेने हैं। बाकी आपने कुछ नहीं करना, और चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।